दोस्तों कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हो चुका है 25 मई 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार में 16 से 25 मई तक के लिए लागू लॉकडाउन को और 7 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया है। जी हां, अब 1 जून तक लॉकडाउन रहेगा। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है। जी हां, नीतीश कुमार ने ट्वीट करके लिखा है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए 5 मई 2021 से 3 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। आज फिर से सहयोगी मंत्री गण एवं पदाधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की गई। लॉकडाउन का अच्छा प्रभाव पड़ा है। जी हां, और कोरोना संक्रमण में कमी देखी जा रही है। अंत में बिहार में 25 मई के आगे 1 सप्ताह के लिए यानी कि 1 जून 2021 तक लॉकडाउन जारी रखने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों पिछले 1 साल से सरसों और रिफाइंड तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन बीते 4 महीने से कीमतों में ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। जी हां, अगर अच्छे ब्रांड की बात करें तो सरसों और रिफाइंड के दाम 200 के आंकड़े को छू चुके हैं, लेकिन सामान्य ब्रांड भी 170 और 180 से कम नहीं है। जी हां, वही राहत की बात यह है कि आज केंद्र सरकार ने तेल व्यापारियों और उनके एसोसिएशन के पदाधिकारियों की एक खास बैठक बुलाई है। उम्मीद है कि इस बैठक में तेल की कीमतें कम करने को लेकर कोई रास्ता निकाला जा सकता है। दोस्तों कुछ दिन पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएसईबी ने एसटीईटी 2019 का रिजल्ट घोषित कर दिया था, लेकिन 3 विषय उर्दू, विज्ञान और संस्कृत के रिजल्ट जारी नहीं किए गए थे। खबर के मुताबिक 106 अभ्यर्थी के कारण इन 3 विषयों का रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। यह बोर्ड ने एसटीईटी 2019 के पेपर 1 के उर्दू, सांस्कृतिक और विज्ञान विषय की 106 अभ्यर्थी के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित किया था। यह इनका परीक्षा भी ले लिया गया है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 106 परीक्षार्थियों को मिलाकर कुल 23,671 परीक्षार्थी का रिजल्ट बहुत जल्द जारी किया जा सकता है। यह बोर्ड इसको लेकर तैयारी कर रहा है। बहुत जल्द इस संदर्भ में कोई आधिकारिक सूचना जारी कर सकती है। दोस्तों कोरोना संक्रमण को देखते हुए लागू लॉकडाउन में बिहार सरकार ने राज्य सरकार से राशन कार्ड धारियों को कई महीने का राशन मुफ्त देने की घोषणा की है, लेकिन जन वितरण प्रणाली के दुकानदार गरीबों का निवाला छीनने में लगे हुए हैं। यह ताजा मामला बिहार के अररिया जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र के रामघाट पंचायत में स्थित रामघाट कोशिकापुर गांव का है, जहां बीते मंगलवार को पुलिस ने ग्रामीणों की शिकायत पर कालाबाजारी के लिए भेजे जा रहे राशन को जब्त किया था। मिली जानकारी के अनुसार बीते मंगलवार की देर रात ग्रामीणों ने ट्रैक्टर पर लदा खाद्यान्न बरामद किया यानी कि अनाज बरामद किया और नरपतगंज पुलिस को इसकी सूचना दी। लोगों को भ्रमित करने के लिए ट्रैक्टर पर डोर स्टेप डिलीवरी लिखा था, लेकिन ग्रामीणों ने यह चालाकी भांप ली। ग्रामीणों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अनाज को जब्त कर लिया है। दोस्तों बिहार में कोरोना पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों से शादी, विवाह सहित अन्य सामाजिक समारोह को कुछ दिन के लिए टाल देने या फिर समारोह में कम लोगों के शामिल होने की अपील की। इस बीच एक युवक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बातों पर अमल करते हुए बिना बैंड बाजा और बाराती के अकेले ही शादी का फैसला लिया और साइकिल से अपनी दुल्हन के घर पहुंचा। जी हाँ, दूल्हे और दुल्हन ने 7 फेरे लिए और सुबह अपनी दुल्हन को भी वही साइकिल से ही विदा करवाकर दूल्हा अपने घर ले आया। जी हाँ, मामला भागलपुर जिले की है। भागलपुर जिला के सुल्तानगंज प्रखंड के नया गांव पंचायत के उचका गांव के रहने वाले गौतम कुमार की शादी पिछले साल जनवरी में ही बांका जिले के शंभुगंज प्रखंड के भरतशिला गांव के रहने वाली कुमकुम कुमारी से तय हुई थी। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से उस समय यह शादी टल गई। इस साल भी जब विवाह का लगन प्रारंभ हुआ तो कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दे दी और फिर लॉकडाउन लग गया। इसके बाद फिर गौतम की शादी टल गई। इधर गौतम इस बार शादी करने का फैसला ले लिया। जी हाँ, गौतम ने अपने फैसले को मूर्त रूप देने के लिए शुक्रवार को बिना बैंड बाजा और बारात के खुद सेहरा पहनकर साइकिल से 24 किलोमीटर दूर बांका जिले के शंभुगंज प्रखंड के भरतशिला गांव पहुंच गया। जी हां, दूल्हे के साइकिल से बारात पहुंचने के बाद दुल्हन के परिजनों ने पूरे रीति रिवाज के साथ दूल्हे का स्वागत किया। इसके बाद दुल्हन के परिजनों ने तत्काल पंडित और नाई बुलाया और फिर उसी दिन शादी के सभी रस्में पूरी की गई। जी हां, बिना किसी साथी, बैंड बाजा और बारात के गौतम और कुमकुम ने 7 फेरे लिए। इसके बाद शादी की रस्म की पूरी की और साइकिल से वह अपनी दुल्हन को अपने घर ले आए। दोस्तों दिल्ली में 100 रुपए के पार पेट्रोल की कीमतों के बारे में आपने खबरें सुनी होगी, लेकिन अब पटना में भी पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के आसपास पहुंच गई है। राजधानी पटना के प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से महज
3 पैसे की दूरी पर है। जी हां, कल प्रीमियम पेट्रोल की कीमत बढ़कर 99 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच चुकी, जबकि सामान्य पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 89 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है। जी हां, दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में बजट पेश करने के दौरान पेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए कृषि उपकर की घोषणा की थी। वित्त मंत्री ने कहा था कि उत्पाद शुल्क में कटौती से उपकर की भरपाई की जाएगी और ग्राहकों पर इसका कोई बोझ नहीं पड़ेगा, लेकिन इस घोषणा के 4 महीने में पेट्रोल की कीमत में ही 6 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर बढ़ गई, जबकि प्रीमियम पेट्रोल 7 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। दोस्तों, अगर कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार और किसानों के बीच समय रहते कोई बात नहीं बनी तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव के दौरान किसान भाजपा के खिलाफ मतदान करने की अपील करेंगी। जी हां, यह नुस्खा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में काफी कारगर रहा है और किसानों का दावा है कि उनके विरोध के कारण ही भाजपा अपने बंगाल मिशन को कामयाब बनने से चूक गई। जी हां, किसान अब वही आजमाया हुआ नुस्खा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भी आजमाना चाहते हैं। जी हां, संयुक्त किसान मोर्चा के सभी 40 किसान संगठनों के बीच इस पर विचार विमर्श चल रहा है और जल्द ही इस पर एक राय कायम कर ली जाएगी। कांग्रेस सहित विपक्ष के बारह दलों ने किसानों के 26 मई के बुलाए काला दिवस को समर्थन देने का निर्णय लिया है। जी हां, किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा के सूत्रों के मुताबिक पंजाब से जुड़े 3 शीर्ष किसान संगठन अभी से इस राय के पक्ष में है। जी, लेकिन एक किसान संगठन इस निर्णय के पक्ष में नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश के एक प्रभावी किसान संगठन को छोड़कर बाकी सभी किसान संगठन अभी से इस निर्णय के पक्ष में हैं। यह माना जा रहा है कि अगर केंद्र और किसानों के बीच बात नहीं बनी तो कुछ इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी अभियान शुरू किया जा सकता है। यह किसान किसी दल विशेष को वोट देने की अपील भी नहीं करेंगे, लेकिन किसानों से भाजपा को वोट ना देने की अपील जरूर करेंगे। जी हां, किसान कहेंगे कि भाजपा को वोट मत दीजिए, बाकी किसी को भी वोट दीजिए। कई जगहों पर सभाएं आयोजित की जा सकती है। जी हां, जिसे बड़े किसान नेता संबोधित कर सकते हैं। दोस्तों, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच खाद्यान्न, खाद्य तेल, मसाला और अंडे की कीमतें भी बढ़ रही है। रसोई में अजवाइन, काली मिर्च, जीरा, लौंग, हल्दी, पोस्ता, मसाला और विभिन्न तरह के दालों की मांग सबसे ज्यादा है। यह इन सभी चीजों की कीमत बाजार में 20% तक बढ़ गई है। वहीं सरसों तेल की कीमत अब 200 रुपए प्रति लीटर के आसपास है। यह 1 साल के अंदर सरसों तेल की कीमत लगभग दोगुनी हो गई है। खुदरा बाजार में सरसों तेल 180 से 195 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुका है। खुदरा बाजार में कुछ माह पहले ही 1100 रुपए प्रति किलो बिकने वाला पोस्ता अब 1500 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। वहीं काली मिर्च की कीमत में भी 50 रुपए प्रति किलो तक वृद्धि हुई है। इसी तरीके से 200 रुपए किलो मिलने वाला अजवाइन अब 250 रुपए किलो मिल रहा है। जी हां, हल्दी 50 एवं लाल मिर्च की कीमत 20 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गई है। दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई रहस्य से भरी पड़ी है जिन्हें आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। अब ऐसा भी नहीं है कि इन उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने की किसी ने कोशिश ना की हो, लेकिन शोधकर्ता जितनी बार भी इन रहस्यों के पीछे का सच जानने की कोशिश करते हैं वह उतना ही उलझ जाते हैं। जी अब अपने देश भारत को ही ले लीजिए। दुनिया इसे गांव का देश कहते हैं, लेकिन इन गांव में भी कई ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिन पर से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसा ही एक रहस्यमयी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं। यह दरअसल कुछ ऐसी जगह है, हिमाचल प्रदेश में भी है। इस गांव का नाम है मलाना। यह हिमाचल की चोटियों के बीच स्थित मलाना गांव चारों तरफ से गहरी खाइयों और बर्फीले पहाड़ों से घिरी हुई है। यह करीब 1700 लोगों की आबादी वाला यह गांव सैलानियों के बीच खूब मशहूर है। इस गांव से जुड़े कई अनसुलझे सवाल हैं, जिनमें से एक ये है कि यहाँ के लोग खुद को यूनान के मशहूर राजा सिकंदर महान का वंशज बताते हैं। यह ऐसा माना जाता है कि जब सिकंदर ने हिंदुस्तान पर हमला किया था तो उसके कुछ सैनिकों ने मलाना गांव में ही पनाह ली थी और फिर वे यहीं के होकर रह गए। यहाँ के बासिंदे सिकंदर के उन्हीं सैनिकों के वंशज कहलाता है। हालांकि ये अभी तक पूरी तरीके से साबित नहीं हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिकंदर के समय की कई चीजें मलाना गांव में मिली है। यह कहा जाता है कि सिकंदर के जमाने में एक तलवार भी इसी गांव के मंदिर में रखी हुई है। ये लोग कनासी नाम की भाषा बोलते हैं जो बेहद ही रहस्यमयी है, लेकिन ये उसे एक पवित्र जबान मानते हैं। इस भाषा की सबसे खास बात यह है कि यह भाषा यहाँ छोड़कर और कहीं भी नहीं बोली जाती है। इसको लेकर कई देशों में शोध हो रहे हैं। यहाँ रहने वाले बुजुर्ग बाहरी लोगों से हाथ मिलाने और फिर उन्हें छूने से भी परहेज करते हैं। अगर आप यहाँ की दुकान से कुछ सामान खरीदे तो दुकानदार आपके हाथ में देने के बजाय वहीं पर रख देता है और साथ ही वह पैसा भी अपने हाथ में लेने के बजाय उसे रख देने को कहा जाता है। इस गांव में अगर किसी बाहरी व्यक्ति ने किसी चीज को छुआ तो जुर्माना देना पड़ता है। जुर्माने की रकम 1000
रुपए से लेकर 2500 रुपए तक हो सकती है। यहां तक कि बाहरी लोगों को इस गांव में मकान, दुकान या किसी स्थानीय निवास को भी छूने की मना है। तो अगर आप भी इस गांव में घूमने की इच्छा रखते हैं तो फिर इन बातों का ध्यान रखें। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की जीत के साथ ही एक बार फिर से नेताओं के दल बदल का सिलसिला शुरू होता जा रहा है। जी हां, बंगाल विधानसभा की पूर्व डिप्टी स्पीकर सोनाली गुहा ने शनिवार को कहा था कि वे टीएमसी में वापस जाना चाहते हैं। जी हां, अब टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले 2 और नेताओं ने ममता बनर्जी के पाले में आने की बात कही है। जी हां, मालदा जिला परिषद की सदस्य सरला मुर्मू का कहना है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और वे अब वापस आना चाहती है। जी हां, उनके अलावा उत्तर दिनाजपुर से पूर्व विधायक अमोल आचार्य ने भी टीएमसी में वापसी की बात कही है। आचार्य का कहना है कि टीएमसी के सीनियर नेताओं के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई गलत है और इस वजह से वह बीजेपी छोड़ना चाहते हैं। जी हां, सरला मुर्मू को टीएमसी की ओर से विधानसभा चुनाव में हबीबपुर सीट से उम्मीदवार घोषित किया गया था। हालांकि चुनाव से पहले ही उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के कहने पर बीजेपी का दामन थाम लिया था, लेकिन समीकरण उल्टे बैठे और टीएमसी ने जिले के बारे में से 8 सीटों पर जीत हासिल की। अब सरला मुर्मू ने एक बार फिर से अपनी पुरानी पार्टी में लौटने का फैसला किया है। जी हां, और नेताओं से संपर्क साधा है। उनका कहना है कि टीएमसी छोड़ना उनकी गलती थी। सरला मुर्मू ने कहा है कि बीजेपी ज्वाइन करना मेरी गलती थी। अब जब सीएम ने पार्टी छोड़ने वाले उसे वापस आने की अपील की है तो मैं पार्टी में लौटना चाहती हूं। वहीं अमोल आचार्य की बात करें तो इस बार उन्हें नामांकन से रोक दिया गया था। इसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था, वहां भी उन्हें टिकट नहीं मिल पाया। जी हां, अब एक बार फिर से टीएमसी में वापस आने की तैयारी में है। दोस्तों, जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव राज्य सरकार पर लगातार हमलावर हैं। जी हां, लालू ने रविवार को ट्वीट करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा है कि बिहार का क्या हाल बना दिया है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने एक खबर को शेयर करते हुए गांव के हालात बताने की कोशिश की है। जी, खबर के हवाले से उन्होंने लिखा है कि बिहार के एक गाँव में 100 लोगों की मौत, 95% आबादी संक्रमित, फिर भी उस गाँव में कोई जांच नहीं, कोई दवा नहीं, कोई टीका नहीं। लालू ने आगे लिखा है कि गाँव में बहुत बुरी स्थिति है। सरकार ने बिहार के गांवों में बसी 90% आबादी को ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया है। यह क्या बना दिया है इस बिहार का। दोस्तों, कोरोना संकट को देखते हुए बिहार के नीतीश सरकार ने अब बिहार में मंत्रियों के दौरे पर भी रोक लगा दी है। जी, इस संबंध में बिहार की सरकार यानी कि नीतीश सरकार की तरफ से चिट्ठी जारी की गई है। चिट्ठी में कहा गया है कि लॉकडाउन में मंत्रियों के घूमने से जनता पर इसका प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना है। ऐसे में मंत्री जरूरत पड़ने पर वीडियो कॉन्फ्रेंस से ही अपने निर्वाचन क्षेत्र या फिर प्रभार के जिलों की समीक्षा करें। यह सरकार के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार की तरफ से जारी पत्र में लिखा गया है कि पूरा बिहार कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के प्रभाव में है। यह संक्रमण को रोकने के लिए और सरकार की तरफ से कई आदेश लागू किए गए हैं, जिसमें लोगों को और वाहनों पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। ऐसे में अगर मंत्रीगण द्वारा प्रतिबंधों के दौरान जिलों में दौरा किया जाएगा तो फिर इससे आम जनता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। ऐसे में मंत्रियों से अनुरोध है कि प्रतिबंध की अवधि के दौरान राज्य सरकार की तरफ से चलाई गई योजनाओं या फिर कोरोना महामारी की स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र या अपने प्रभार जिलों का दौरा ना करें। दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार के बाहर हैं। जी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश को पत्र लिखते हुए अस्पतालों का निरीक्षण करने की इजाजत मांगी थी, लेकिन सरकार ने इसका जवाब नहीं दिया और अब नीतीश सरकार ने अपने मंत्रियों के बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी है। जी, आरजेडी का आरोप है कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के खिलाफ साजिश रचते हुए यह फैसला लिया है। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार दरअसल अपने मंत्रियों के बहाने तेजस्वी यादव को बिहार नहीं आने देना चाहते हैं। कोरोना के दौर में अगर तेजस्वी यादव अस्पताल में जाने की इजाजत मांग रहे हैं तो सरकार एक तरफ चुप्पी साध बैठे हैं तो वही दूसरी तरफ मंत्रियों को अब बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने सीएम नीतीश कुमार से सवाल किया है कि क्या आप तेजस्वी से डर गए? तेजस्वी से डर कर अपने तुगलकी फरमान जारी कर दिया है कि मंत्री और प्रभारी मंत्री घर में कैद हो जाएं, यह कहीं नजर नहीं आए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लोगों के बीच जाने के लिए आपसे अनुमति मांगी थी, इधर आपने यह फरमान जारी कर दिया है। तेजस्वी जी के डर से आपने ये आदेश जारी किया है।
दोस्तों, कोरोना महामारी के हालात में बिहार में एक तरफ ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है, ग्रामीण इलाकों में सभी लोगों को वैक्सीन देने की कोशिश है। इस बीच कोरोना टीकाकरण को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। जी हां, जीतन राम मांझी ने कोरोना का टीका लेने के बाद लोगों को दिए जा रहे प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगे होने पर सवाल उठाया है। दरअसल जीतन राम मांझी रविवार को कोरोना का दूसरा डोज लिया था। जी हां, दूसरा डोज लेने के बाद मांझी ने सर्टिफिकेट पर सवाल खड़े कर दिए। जी हां, वैक्सीनेशन के प्रमाण पत्र पर पीएम मोदी की तस्वीर लगे होने पर जीतन राम मांझी ने ट्वीट करके आपत्ति जताई। मांझी ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन का दूसरा डोज लेने के बाद मुझे प्रमाण पत्र दिया गया जिसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी हुई है। देश में संवैधानिक संस्थानों के सर्वेसर्वा राष्ट्रपति है, इस नाते उसमें राष्ट्रपति की तस्वीर होनी चाहिए। वैसे तस्वीर ही लगानी है तो फिर राष्ट्रपति के अलावा पीएम मोदी और स्थानीय मुख्यमंत्री का भी तस्वीर होनी चाहिए। जीतन राम मांझी द्वारा पीएम मोदी की तस्वीर पर उठाए गए सवाल पर अब आरजेडी ने भी इसका समर्थन कर दिया है। जी हां, आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने समर्थन करते हुए कहा कि जीतन राम मांझी पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने जो बात उठाई है वह तर्कपूर्ण है। प्रमाण पत्र पर राष्ट्रपति की तस्वीर होनी चाहिए। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जीतन राम मांझी ने यह बात बिना सीएम नीतीश कुमार के सहमति के नहीं कही होगी। दोस्तों, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर विवाद जारी है। जहां पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता भी आए दिन गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते नजर आते हैं। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर के कुर्नी विधानसभा से आरजेडी विधायक अनिल सहनी पप्पू यादव के समर्थन में उतरे हैं। जहां उन्होंने कहा कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की गिरफ्तारी से मैं दुखी हूं, उन्हें राजनीतिक साजिशों के तहत फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव को जन सेवा करने की सजा मिली है। हम भी कोरोना महामारी में लोगों की मदद कर रहे हैं। बाहर निकलने के लिए सरकार से पास भी मांगी है। सरकार से कहा है कि जनप्रतिनिधियों को सेवा करने के लिए पास दिया जाए, लेकिन अब तक पास नहीं मिला है। जी हां, हम भी बिना पास के ही जनता की सेवा कर रहे हैं। ऐसे में हमें भी पप्पू यादव की तरह सरकार गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दें। दोस्तों, बिहार में आरजेडी में इन दिनों कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ जहां लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इन दिनों बिल्कुल शांत नजर आ रहे हैं, तो वहीं लालू की बेटियों की राजनीतिक सक्रियता बढ़ रही है। जी हां, अब लालू प्रसाद यादव की बेटियां पार्टी संगठन में अपनी पकड़ बनाने में जुटी हुई है। पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि लालू यादव के जेल से रिहा होने के बाद आरजेडी में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। जी हां, अब मामला धीरे धीरे साफ होने लगा है। लालू राबड़ी के घर में ही पार्टी को लेकर विरासत की जंग छिड़ती नजर आ रही है। जहां उनकी दोनों बेटियां इन दिनों पार्टी में सक्रिय नजर आ रही है। एक तरफ उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती ने संगठन में दोबारा अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी है, तो वहीं लालू की दूसरी बेटी रोहिणी भी अब पार्टी में एक्टिव दिख रही है। जी हां, रोहिणी आचार्य ने हाल ही में ट्वीट करके बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। दोस्तों, बिहार में लॉकडाउन लगने के बाद कोरोना के मामले का ग्राफ तेजी से नीचे गिरा है। जी हां, हालांकि कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। पिछले 24 घंटे में राज्य के 107 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है, जिनमें से पटना में 8 लोगों की इलाज के दौरान जान गई। आपको बता दें कि अब तक राज्य में कोरोना से कुल 4,549 लोगों की जान जा चुकी है। जी हां, हालांकि राहत की बात यह है कि इन सबके बीच रिकवरी रेट में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। जी हां, कल एक्टिव मामलों में बड़ी कमी आई है। प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 40,691 हो गई है। राज्य में रिकवरी रेट भी एक दिन में 92.8 से बढ़कर 93.44% बढ़ गई है। दोस्तों, बिहार में खरीफ मौसम में धान की खेती ज्यादातर क्षेत्रों में की जाती है। धान की अच्छी पैदावार के लिए स्वास्थ्य विषय और समय पर खेती करना आवश्यक है। जिस क्षेत्र में ऊपरी, मध्य और निचले इलाकों की भूमि पर धान की खेती होती है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ कहते हैं कि सभी तरह के धान की खेती के लिए स्वास्थ्य बिचरा उत्पादन महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मौसम के भी इस बार धान की खेती के लिए उपयुक्त रहने की संभावना है। बीएयू के कुलपति डॉक्टर आर.के. सोहन के अनुसार समय पर धान की खेती करने से किसानों को अच्छा मुनाफा होगा। जब विश्वविद्यालय के द्वारा गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराई जा रही है, किसानों को तकनीकी सहायता भी दी जाएगी। दोस्तों, पूर्णिया के बायसी थाना के मझुआ गांव में सैकड़ों लोगों की भीड़ ने महादलित बस्ती में जमकर कहर बरपाया। जी हां, उग्र भीड़ ने महादलित बस्ती में आग लगा दिया, जिससे कई घर जलकर राख हो गए। जी हां, पूरे घटना पर लोजपा की तरफ से बयान जारी किया गया है। जी हां, लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता अमर आजाद ने कहा कि दलितों पर मुस्लिमों द्वारा सामूहिक हत्या का प्रयास किया गया, यह कोई नरसंहार से कम नहीं है। इस कांड में नियम अनुसार मथुरापुर सोती टोला के सैकड़ों लोगों ने हमला किया, जिसमें एक चौकीदार मेवालाल की पिटाई करके हत्या कर दी गई। जी हां, आगे अमर आजाद ने कहा है कि दलित टोले के लगभग 25 घरों को जला दिया गया।
एक की हत्या कर दी गई, पर अभी तक अपराधी पकड़ में नहीं आया। यह नीतीश जी कब तक दलितों पर अत्याचार होगा? मुस्लिम समाज के लोग आगे आकर दलितों को न्याय दिलाएं, नहीं तो फिर हम लोगों को ही कुछ करना पड़ेगा। पिछले दिनों ही पूर्णिया में लोजपा के आदिवासी नेता की हत्या हुई थी। अब दलितों पर सामूहिक हत्या करके घर जलाना ठीक नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी ये मांग करते हैं कि अपराधी को फांसी की सजा मिले। जहां आपको बता दूं कि बीते 20 मई को पूर्णिया के बायसी थाना के मझुआ गांव में सैकड़ों लोगों की भीड़ ने महादलित बस्ती में हमला बोला। जहां उग्र भीड़ ने महादलित बस्ती में आग लगा दी, जिसमें कई घर जलकर राख हो गए। जब हैवानों का दिल इससे भी नहीं भरा तो उन्होंने पूर्व चौकीदार नेवालाल राय की पीट पीट कर हत्या कर दी। इसके बाद महादलितों की बस्ती में घुसकर महिलाओं के साथ भी मारपीट और बदसलूकी की, जिसमें लगभग 10 महिलाएं घायल हो गई। यह बायसी की एसडीएम अमरेंद्र कुमार पंकज ने बताया कि यहां दो पक्षों में जमीन को लेकर काफी पुराना विवाद था। इस जमीन पर वर्ष 2015 में भी एक बार घटना हो चुकी है। तब से यहां पुलिस कैंप था, लेकिन बाद में उसे हटा लिया गया। पिछले 24 अप्रैल को भी लोगों के बीच मारपीट और आगजनी हुई थी, लेकिन बीती रात उसी जमीन को लेकर हुए विवाद में दोनों पक्षों में मारपीट हुई, जिससे भीड़ ने महादलितों की बस्ती में आगजनी और पूर्व चौकीदार की पीट पीट कर हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि फिलहाल घटनास्थल पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल कैंप कर रहे हैं। दोस्तों, इसी हफ्ते में अरब सागर में आए ताउते तूफान के बाद बिहार पर अब सुपर साइक्लोन यास की मार पड़ने जा रही है। यास का असर ताउते की तुलना में ज्यादा होगा। 25 मई की देर शाम से पूरे प्रदेश में बारिश और आंधी के आसार है, यानी कि आज ही शाम से। साथ ही वज्रपात की आशंका है। इसका सबसे ज्यादा असर उत्तर पूर्वी बिहार पर पड़ने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूरे बिहार के लिए अलर्ट जारी किया है। जानकारी के मुताबिक मध्य पूर्व बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र यानी कि सुपर साइक्लोन में तब्दील हो सकता है। इस सुपर साइक्लोन का नाम है यास। यास के नाम से संभावित ये तूफान के असर से तेज हवा के साथ बादल बिहार में प्रवेश कर जाएंगे। इसकी वजह से प्रदेश का पारा 5 से 7 डिग्री तक गिर सकता है। आईएमडी पटना के मुताबिक इस तूफान के असर के चलते बिहार में आंधी और पानी तेज गति से होगा। ऐसी स्थिति में बिहार के लोगों को 26 मई से अलर्ट रहना होगा। पिछले साल 2020 में 21 मई को ही बंगाल की खाड़ी से बेहद खतरनाक तूफान अम्फान आया था, जिसने बिहार के मौसम को बुरी तरीके से प्रभावित किया था। इसी तरीके से 2019 में मई माह में ही बंगाल की खाड़ी में ही आए फनी 2015 में और उससे पहले 2014 में हुदहुद नाम से तूफान भी बिहार को बुरी तरीके से प्रभावित किया था। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने पूर्णिया के बायसी प्रखंड के खपरा पंचायत में स्थित नियामतपुर मझुआ गांव में असामाजिक तत्वों द्वारा की गई आगजनी और हत्या की निंदा की है। उन्होंने डीजीपी, पूर्णिया के आईजी, डीएम और एसपी से फोन पर बातचीत करके घटना की जानकारी ली। 19 मई को हुए इस घटना से एक रिटायर्ड चौकीदार मेवालाल राय की घातक हथियार से उसकी हत्या कर दी गई और 13 घरों को जलाने से संबंधित 3 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज हुआ है और अब तक 2 नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार और अन्य नामजदों की जल्द गिरफ्तारी करके कानूनी कार्रवाई की जाए। जी हां, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि जिम्मेवार और अन्य नामजदों की जल्द गिरफ्तारी करके कानूनी कार्रवाई की जाए तथा इस प्रकार की घटना दोबारा नहीं हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किया जाए। दोस्तों, देश इस समय कोरोना के सबसे गंभीर संकट से जूझ रहा है। जहां लाखों लोग अस्पताल में भर्ती है। जहां किसी भी निजी अस्पताल में कोरोना का 7 से 10 दिन के इलाज का खर्चा लाखों में आ रहा है। वहीं गरीब तबके के लोगों को मुफ्त और बेहतर इलाज की सुविधा प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत योजना वरदान साबित हो रही है। जहां बिहार के श्रम संसाधन विभाग ने राज्य में कुल 30 लाख मजदूरों को आयुष्मान भारत से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इस योजना के तहत प्रत्येक निबंधित मजदूरों का सालाना प्रीमियम 18 रुपए की दर से चुकाया जाएगा। जी हां, विभाग के मुताबिक प्रदेश में ईंट भट्टा, होटल, ढाबे, छोटे कल कारखाने और अन्य क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों के ठेकेदार और अन्य नियोक्ताओं को अपने कामगारों का निबंधन कराना अनिवार्य है। बिहार के करीब 15 लाख मजदूर आयुष्मान भारत योजना से जुड़ गए हैं। जी हां, श्रम संसाधन विभाग की पहल पर निबंधित 14,89,000 निबंधित श्रमिकों को आयुष्मान भारत से जोड़ने का काम पूरा हो गया है। इस योजना का लाभ उन मजदूरों को मिल रहा है जो श्रम संसाधन विभाग में निबंधित है। जब पहली बार इस योजना से जुड़े मजदूरों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा लाभ मिलेगा। यह विभाग द्वारा योजना मद से मजदूरों का सालाना प्रीमियम जमा किया जाएगा। वहीं पहली किस्त के रूप में स्वास्थ्य विभाग को 117 करोड़ रुपए जल्द उपलब्ध कराया जाएगा।
दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी के फेसबुक अकाउंट पर कुछ लोगों द्वारा अभद्र और अशोभनीय टिप्पणी करने के मामले में छपरा में एफआईआर दर्ज की गई है। यह प्राथमिक नगर थाने में दर्ज कराई गई है। यह प्राथमिकी करीब 25 लोगों के खिलाफ भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता राणा यशवंत प्रताप सिंह ने दर्ज कराई है। यह नगर थाना कांड संख्या 281-21 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। दर्ज प्राथमिकी में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी के फेसबुक अकाउंट पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अभद्र टिप्पणी की जा रही है। जब भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा है कि सुशील कुमार मोदी के हर एक पोस्ट पर गलत तरीके से टिप्पणी की जा रही है। यह कार्य पिछले कुछ दिनों से लगातार की जा रही है। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी पर वांछित तत्वों द्वारा ऐसी हरकत पूरी तरीके से अशोभनीय है। दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर और टीकाकरण के बीच दुनिया में यह बहस छिड़ी है कि टीका का असर कितना समय तक रहेगा। इसके आकलन में जुटे वैज्ञानिकों का दावा है कि एक बार टीका लगाने के बाद सालों तक कोरोना के गंभीर संक्रमण से बचाव हो सकता है, लेकिन संक्रमण के बचाव के लिए 1 साल के बाद एक बूस्टर डोज की जरूरत पड़ सकती है। दोस्तों, देश के सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक में खाता रखने वाले ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। हाल ही में हुए मर्जर के बाद ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक के ग्राहकों की चेक बुक और IFSC कोड बदल गए हैं। तो ऐसे में ग्राहक अपनी पुरानी चेक बुक का इस्तेमाल अब 30 जून तक कर सकते हैं। बैंक की ओर से ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर किया गया है। बैंकों के मर्जर के बाद ग्राहकों की चेक बुक और IFSC कोड बदल गए हैं, जिसकी वजह से ग्राहकों को नई चेक बुक की जरूरत है। पंजाब नेशनल बैंक ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए बताया है कि ग्राहक बैंक की पुरानी चेक बुक का इस्तेमाल 30 जून 2021 तक कर सकते हैं। आप 30 तारीख तक नई चेक बुक बनवा लें, वरना आपको बाद में परेशानी हो सकती है। पंजाब नेशनल बैंक का कहना है कि दोनों बैंकों के ग्राहकों को जल्दी से जल्दी नई चेक बुक के लिए अप्लाई कर देने चाहिए। ओबीसी और UNI का चेक बुक अभी भी 30 जून 2021 तक वैलिड है। इसके साथ ही बैंक ने कहा है कि OBC UNI के पहले से जारी केवल 30 जून 2021 तक मान्य रहेगा। दोस्तों, कोरोना के दूसरे लहर ने बिहार को भी चपेट में ले लिया है। यह वर्तमान हालात तो थोड़ी सी राहत देने वाली है, लेकिन मौत के आंकड़े आज भी सतर्क कर रहे हैं। एक तरफ जहां कोरोना के नए मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड कमी आई है, वहीं राजधानी पटना में अप्रैल से अधिक मौतें मई महीने में हुई है। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पटना एम्स में अप्रैल से दुगुनी मौतें मई महीने के 22 दिनों में हुई है। वहीं पटना के शमशान घाटों पर कोरोना काल के 50 दिनों में 6000 से अधिक शव जलाए गए हैं, जिसमें कोविड और नॉन कोविड दोनों तरह के शव शामिल है। कोरोना के दूसरे लहर में मौत के आंकड़े बेहद भयावह है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पटना के 5 शमशान घाटों पर पिछले 50 दिनों के अंदर 6088 शव जलाए गए हैं, जिसमें 2841 कोरोना मरीजों के शव, तो इससे भी अधिक सामान्य और शव शामिल है। पटना के 5 घाटों के अलावा बाहर जलाने वाले शव और कब्रिस्तान में दफनाने वाले शव को इसमें शामिल नहीं किया गया है। पटना के सभी घाटों पर अब जलाने की सुविधा मिलने के कारण अब केवल बांस घाट पर भीड़ नहीं जुटाकर अन्य शमशान घाटों पर भी लोग शव को लेकर जा रहे हैं। दोस्तों, कोरोना संक्रमण से बचाव करने के लिए टीकाकरण अभियान जारी है। 18 साल से 44 साल की उम्र के लोगों को टीका लगवाने के लिए कोविन पोर्टल या ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। साथ ही रजिस्ट्रेशन के समय पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, लाइसेंस, पैन कार्ड, NPR स्मार्ट कार्ड या फिर पेंशन दस्तावेज का नंबर दर्ज कराना अनिवार्य है। हालांकि देश में कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिनके पास फोटो पहचान पत्र के नाम पर कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को भी टीकाकरण अभियान से जोड़ने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी की है। मंत्रालय ने ऐसे लोगों के ग्रुप की पहचान की है जिनके पास आमतौर पर कोई पहचान पत्र नहीं होता है। इनमें विभिन्न धर्मों के साधु संत, जेल के कैदी, वृद्धाश्रम के लोग, भिखारी, पूर्णवास कैदियों में रहने वाले लोग शामिल है। इन लोगों को बिना पहचान पत्र के भी टीका लगाए जाने की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने यात्रियों की संख्या में लगातार कमी और कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से कुछ स्पेशल ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है। पूर्व मध्य रेलवे कई ट्रेनों को अगले आदेश तक बंद कर दिया है। इनमें बिहार की अलग अलग जगहों पर जाने वाली ट्रेनें भी शामिल है। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप को रोकने के लिए कई राज्यों में लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन लगाए जाने से ट्रेन से यात्रा करने वाले मुसाफिरों की संख्या में कमी आई है। यात्री की कम संख्या को देखते हुए रेलवे ने इन ट्रेनों का परिचालन बंद करने का फैसला किया है। वहीं
चक्रवाती तूफान यास की आशंका को देखते हुए सुरक्षात्मक कदम उठाते हुए पूर्व मध्य रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से खुलने गुजरने वाली 10 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन अस्थायी तौर पर रद्द कर दिया है। दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच एक अच्छी खबर आई है। जब पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के तहत सरकार एक नई मुहिम चला रही है। इस मुहिम के तहत शहर की दीवारों पर 3D पेंटिंग कराने की तैयारी है। इसके लिए सरकार की ओर से 5 करोड़ 45 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। ये 3D पेंटिंग पटना की खूबसूरती में 4 चांद लगा देगी। जब पटना शहर के 9800 वर्ग फुट एरिया में ये स्मार्ट 3D पेंटिंग की जाएगी। इसी के साथ शहर के 40 जगहों पर ई टॉयलेट बनाए जाने की तैयारी भी हो रही है। इसके लिए 4 करोड़ 44 लाख रुपए खर्च होंगे। इस ई टॉयलेट की सुविधा से शहर के लोगों को परेशानी कम होगी। दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान संगठन केंद्र सरकार के साथ बातचीत करने के लिए फिर से तैयार हैं। लेकिन ये बातचीत नए कृषि कानूनों को वापस लेने पर होगी। उन्होंने कहा है कि मांगे पूरी होने से पहले किसानों के प्रदर्शन स्थल से हटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। राकेश टिकैत ने कहा है कि जब सरकार बात करना चाहेगी, संयुक्त किसान मोर्चा बात करेगा। उन्होंने कहा है कि लेकिन बातचीत केंद्र के नए कृषि कानूनों को वापस लेने पर ही होनी चाहिए। दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से प्रवासी मजदूरों को हो रही समस्याओं पर खुद संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सोमवार को हुई सुनवाई में हल्फनामा दाखिल करने में हुई देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा है कि आपको सुनवाई के एक दिन पहले हल्फनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन आपने अभी इसे किया है। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के रजिस्ट्रेशन की धीमी प्रक्रिया को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगार मजदूर और प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो उन्हें योजनाओं का फायदा नहीं मिल सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी कामगारों को सरकार के पास जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार मजदूरों के पास जाएं और उनका रजिस्ट्रेशन करें। दोस्तों, आज का न्यूज बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।